शाम के चाय नाश्ते के साथ आशा लिविंग हॉल में अपने दोनों बेटों के साथ बैठकर दो लड़कियों की फोटो देख रही है। तभी काजल आकर सोफे पर बैठती है और आशा उससे कहती है, ये देख काजल, अपनी दोनों होने वाली भाभी की फोटो। ये मॉडर्न ड्रेस वाली राजीव के लिए और ये सूट वाली रवि के लिए है। वह राजीव भैया के लिए तो ये लड़की अच्छी है। काजल रिया का फोटो टेबल पर रख देती है और पूजा का फोटो हाथ में दिखाकर कहती है, पर ये लड़की कितनी गरीब लग रही है। आप रवि भैया के लिए कोई दूसरी लड़की देखो। काजल, मुझे लड़की पसंद है और शादी मुझे करनी है ना कि तुझे। रवि की बातें सुन काजल का मुंह बन जाता है और वो कमरे में चली जाती है। बहुत जल्द पूरा परिवार रिया को देखने उसके घर जाते हैं और लिविंग हॉल में बैठते हैं। उनके लिए कई नौकर अच्छा चाय नाश्ता भी लेकर आते हैं और टेबल पर रखते हैं, जिसके बाद रिया की माँ उसे लेकर आती है और वो भी सोफे पर बैठते हैं। माँ, मुझे तो भाभी बहुत पसंद है। इनका घर देखो, भाभी की ड्रेस देखो, इन्होंने कितना अच्छा लुक ले रखा है। इनके इयररिंग कितने अच्छे लग रहे हैं। अगर तुम्हें मेरे इयररिंग इतने पसंद आए हैं तो ये तुम ले लो। पता है, अमेरिका के फेमस ब्रैड हैरी विंगस्टन के इयररिंग है ये। मैं और मंगवा लूंगी, ये तुम ले लो। उस ब्रांड की ज्वेलरी तो मुझे भी पसंद है, पर कभी ले ही नहीं पाई। बेटा, इन सब की क्या जरूरत है। कोई बात नहीं बहन, देने दीजिए, नंद भाभी का प्यार है। रिया उसी वक्त अपनी इयररिंग उतार कर काजल को दे देती है, जिससे काजल और भी ज्यादा अपनी भाभी को पसंद करने लगती है। अब बहुत जल्द पूरा परिवार पूजा को देखना उसके घर आता है, जहां पूजा का गरीब घर और उसके कपड़े देख काजल का मुंह बन जाता है। माँ, मैंने तुम्हें पहले ही मना करा था इस रिश्ते के लिए। देखो जरा, इन्हें तो कपड़े पहनने का भी सेंस नहीं है। उनका ड्रेसिंग सेंस कितना गंदा है। तू चुप कर, रवि की शादी इससे ही होगी। काजल के मना करने पर भी आशा पूजा का रिश्ता अपने बेटे से पक्का कर देती है और बेड पर बिठाकर लाल चुन्नी उड़ाकर शगुन देती है और फिर सब घर वापस लौटते हैं और सोफे पर बैठते हैं। पता नहीं आप लोगों ने इस गरीब में ऐसा क्या देखा। इसके कपड़े कितने गंदे थे और उसने तो मुझे कुछ दिया भी नहीं, और रिया भाभी की तरह। बेटा, इंसान के कपड़ों से उसको जज नहीं किया जाता। वो लड़की कितनी शांत, सिंपल और संस्कारी थी, देखा नहीं तूने? और तुझे क्या चाहिए मुझे बता। तेरा भाई तो कमाता है ना, भाभी से लेकर क्या करेगी। नाराज काजल अपने कमरे में चली जाती है। समय गुजरता है और दोनों ही बेटों की शादी हो जाती है। शादी के बाद दोनों बहुएं घर आती हैं और गृह प्रवेश के बाद काजल हाथ पकड़कर एसी चलाकर रिया को सोफे पर बैठाती है। भाभी, आप इधर सोफे पर बैठ जाओ, बहुत थक गई होंगी ना। आपका लहंगा भी कितना प्यारा है और कितनी भारी है। ये शायद मनीष मल्होत्रा का लहंगा है ना। मुझे भी अपनी शादी के लिए ऐसा ही लहंगा चाहिए। हाँ काजल, ये मनीष मल्होत्रा का ही डिजाइनर लहंगा है। और चिंता मत करो काजल, जब तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हारी शादी के लहंगे की जिम्मेदारी मेरी होगी। क्या सच में? फिर तो भाभी आप जल्दी से अपने कमरे में चलो, मैं आपको लेकर चलती हूँ। अरे, सहारा प्यार अपनी बड़ी भाभी पर ही लुटा देगी, अपनी छोटी भाभी को भी देखेगी। माँ, उनका लहंगा देखा है, कितना सिंपल और हल्का है। उनको चलने में कोई परेशानी नहीं हो रही, पर रिया भाभी को इस लहंगे के साथ चलने में कितनी दिक्कत हो रही है। और भैया है ना, देख लेंगे। इतना बोलकर काजल रिया को उसके कमरे में ले जाती है, तो वहीं आशा अपनी छोटी बहू को कमरा दिखाती है। काजल काफी देर तक अपनी बड़ी भाभी के पास बैठती है और महंगे महंगे प्रोडक्ट देखती है। सब कुछ बहुत महंगा है, इनमें से तुम्हें जो पसंद है ले लो। आखिर मेरी एक ही तो नंद है। वैसे मैं तुम्हारे लिए ये गुची का बैग लेकर आई थी। भाभी, आप कितनी अच्छी हैं। अब तो मैं कॉलेज यही लेकर जाऊंगी और सबको दिखाऊंगी। रिया से गुची का बैग पाकर काजल काफी खुश होती है। इससे रिया को अंदाजा हो जाता है कि उसकी नंद ब्रांड्स के पीछे पागल है और उसका अच्छा फायदा उठाया जा सकता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। जहां रिया काजल को सामान का लालच देती है, तो वहीं पूजा काजल का काफी ख्याल रखती है। ऐसे ही एक दिन जब सब टेबल पर बैठकर नाश्ता करते हैं, तो पूजा पनीर पराठा और सैंडविच लाकर काजल के सामने रखती है। काजल, माँ बता रही थी कि तुम्हें मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में पनीर पराठा और सैंडविच बहुत पसंद है। देखो, आज मैंने तुम्हारे लिए वही बनाया है और मैंने तुम्हारा लंच भी पैक कर दिया है। उसे लेकर जाना। बाहर का खाना खाने से तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती है। मेरे लिए सब करने की जरूरत नहीं है। आज तक तो कुछ दिया नहीं। बड़ी आई मेरी पसंद का खाना बनाने वाली। काजल, ये क्या तरीका अपनी भाभी से बात करने का? तुम अपनी बड़ी भाभी से तो ऐसे बात नहीं करती। क्योंकि वो इनसे अच्छी हैं। एक बार उनके कपड़े देखो, मायके से कैसे थर्ड क्लास कपड़े लेकर आई हैं ये। और एक बार बड़ी भाभी को देखो, उनके कपड़े, जूते, ज्वेलरी, मेकअप सब बड़े ब्रांड्स के हैं। काजल अपने भाई को जवाब देकर गुस्से में बैग उठाकर कॉलेज के लिए चली जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और काजल के कुछ दोस्त उसकी दोनों भाभियों से मिलने के लिए घर आते हैं। ये सब तुम्हारे दोस्त हैं? आप सब बैठिए, मैं अभी आपके लिए कुछ खाने को लाती हूँ। भाभी, खाना बाद में लाना, पहले कुछ देर हमारे पास बैठकर बातें तो कर लो।
अरे यार तुम इनसे क्या बातें करोगे, तुम बस इनकी शक्ल देख लो, वैसे भी इनके पास और कुछ है भी नहीं देखने के लिए, तुम सब मेरी बड़ी भाभी के पास चलो। कोई बात नहीं, आप सब दीदी के कमरे में बैठिए, बातें कीजिए, जब तक मैं आप लोगों के लिए कुछ बना कर लाती हूँ। काजल अपनी दोस्तों के साथ रिया के कमरे में जाती है, जहां रिया सबको बेड पर बिठाकर अपना शिनेल का परफ्यूम, जारा की ड्रेस, गुची के शूज, मेकअप किट जैसे महंगे ब्रांडेड सामान दिखाती है। देखो मेरी भाभी कितने ब्रांडेड सामान इस्तेमाल करती है और मुझे भी देती हैं। आप सब बातें करने के साथ साथ कुछ खा भी लीजिए, अगर और कुछ चाहिए होगा तो बता देना। ये सैंडविच, मैंगो शेक और गार्लिक ब्रेड बनाए हैं मैंने। तुम भी बैठकर देख लो कुछ। छोटी भाभी क्या करेंगी यहाँ बैठकर, आप जाओ, हमें जरूरत होगी तो हम आपको आवाज देंगे। बेचारी पूजा घर आए मेहमानों की खातिरदारी में लगी रह जाती है, तो वहीं रिया और काजल अपने दोस्तों के सामने काफी ज्यादा शो ऑफ करते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन, काजल क्या तुम आज अपनी क्लास बंक करके जा सकती हो? दरअसल मेरे क्रेडिट कार्ड में कुछ इशू आ रहा है और अभी मेरी नई नई शादी हुई है, मैं नहीं जा सकती, पर अगर तुम मेरा काम करोगी तो मैं तुम्हें जारा की ड्रेस दूंगी। भाभी फिर तो आप सोचिए आपका काम हो गया। काजल बिना सोचे समझे एक बार रिया के कहने पर अपना कॉलेज बंक करके बैंक जाती है और सबसे पहले रिया का काम करवाती है और घर आकर उससे जारा की ड्रेस ले लेती है, जिसे पहनकर वो अगले दिन कॉलेज जाती है और सबको चिढ़ाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। काजल कॉलेज के लिए निकल रही होती है, तभी रिया कहती है, काजल मेरा एक छोटा सा काम करोगी क्या? मेरे घर पर मेरे जिमी चू और लुई विटॉन के हील्स और दियोर का मेकअप प्रोडक्ट है, तुम कॉलेज से आते हो मेरे घर जाकर मैं सामान ला सकती हूँ, बदले में उस सामान में से तुम्हें जो पसंद हो वो तुम रख लेना। भाभी ये भी कोई कहने वाली बात है? कितनी बेवकूफ है, कितनी आसानी से मेरे सारे काम कर देती है और बदले में इस लालची को मैं डुप्लीकेट सामान पकड़ा देती हूँ। जहां काजल रिया के इशारों पर नाच रही होती है, तो वहीं काजल अपनी छोटी भाभी से बात तक नहीं करती। ऐसी ही एक रात काजल रात के 10 बजे घर आती है और पूजा, जो रवि के साथ काजल का इंतजार कर रही थी, वो काजल के आते ही उससे कहती है, तुम कहाँ रह गई थी? तुम्हें पता है मुझे तुम्हारे भैया को तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही थी। अगर लेट हो रहा था आने में तो अपने भैया को बुला लेती, इतनी लेट लड़कियों का घर आना सही नहीं है। आप मुझ पर नजर रखते हो और आप होती कौन हो मुझे सुनाने वाली? सही कहा तुमने पूजा, आखिर होती कौन है तुम्हें कुछ बोलने वाली? पूजा तुम इसकी फिक्र करना छोड़ दो, तुम इसके लिए कुछ भी कर लो, पर इसे तुम्हारा प्यार नजर नहीं आएगा। रवि काजल की बातें सुन पूजा पर नाराज होकर वहां से चला जाता है और अगले दिन पूजा अपनी नंद को मनाने के लिए अपना सबसे महंगा सूट काजल को देती है। मैंने आज तक तुम्हें कुछ नहीं दिया ना, इसलिए सोचा कि क्यों ना तुम्हें अपना सबसे महंगा सूट दे दूं और हम नंद भाभी अपने रिश्ते की नई शुरुआत करें। रख ले काजल, तेरी भाभी ने बहुत प्यार से तुझे दिया है। आशा के कहने पर पूजा मुंह बनाकर वो कपड़ा रख तो लेती है, पर मौका मिलते ही अपने पड़ोस की एक नौकरानी की बेटी को वो सूट दे देती है। इसी तरह जब आशा अपनी दोनों बहू के साथ बाजार जा रही होती है, तो पूजा की नजर उसी लड़की पर पड़ती है। इस लड़की ने तो वही सूट पहना है जो मैंने काजल को दिया था। पूजा, इस लड़की ने तो बिल्कुल वैसा ही सूट पहना है जैसे तुमने काजल को दिया था, है ना? क्या करूं मैं इस लड़की का, मुझे तो इसका कुछ समझ में नहीं आता। आने दो आज उसे घर, इसे तो मैं बताती हूँ। तूने कितने प्यार से उसे सूट दिया और उसने एक नौकरानी की बेटी को दे दिया। कोई बात नहीं माँ जी, शायद काजल को ये सूट पसंद नहीं आया होगा। उदास पूजा अपने परिवार के साथ घर आती है, तभी हॉस्पिटल से फोन आता है कि काजल का एक्सीडेंट हो गया। तब आशा रवि और पूजा के साथ हॉस्पिटल लाती है। तू किसी की नहीं सुनती ना, इसीलिए आज हॉस्पिटल में है। देख कितनी चोट लग गई है तुझे। माँ जी वैसे ही काजल ठीक नहीं है और आप उसे सुना रही हैं। रवि तुम माँ जी को घर ले जाओ, आज रात अस्पताल में मैं रुक जाऊंगी। पूजा अपनी सास और पति को घर भेज देती है और खुद सारी रात अस्पताल में काजल के पास रुकती है। अगले दिन जब आशा हॉस्पिटल जाती है तो पूजा घर जाती है और उसके लिए खाना बनाकर फिर से हॉस्पिटल आती है। देखते ही देखते 2 दिन बीत जाते हैं और 2 दिन में अस्पताल से डिस्चार्ज होकर काजल घर आती है और घर आते ही रिया के पास जाती है और अपनी भाभी की बातें सुनती है। मैं क्या करती हूँ हॉस्पिटल जाकर इस गर्मी में? मैं हॉस्पिटल का बिल भर दूंगी अपने क्रेडिट कार्ड से और कुछ ब्रांडेड सामान दे दूंगी अपनी नंद को, वो ऐसे ही खुश हो जाएगी। वैसे भी मैं उसकी फेवरेट हूँ ना, कि वो गरीब पूजा बेचारी कुछ भी कर ले, गुण तो वो मेरे ही गाएगी। मैं अपनी भाभी से कितना प्यार करती हूँ, उनके एक इशारे पर उनके सारे काम कर देती हूँ और वो मेरे बारे में ऐसा सोचती हैं। पूजा भाभी कितनी अच्छी है, मुझसे कितना प्यार करती हैं, पर मैंने उनके प्यार को कभी नहीं समझा। अब समझ में आया घर वालों ने पूजा भाभी को क्यों पसंद किया। उस दिन पूजा को एहसास हो जाता है कि उसके घर वालों ने पूजा को क्यों पसंद किया था।
बहुत जल्द काजल ठीक हो जाती है और अब वो रिया से ज्यादा पूजा के साथ रहती है। ये क्या भाभी, आप अभी अभी आई हो और जाने की बात करी हो? आप थोड़ा रुको, मैं आपके लिए कुछ खाने को लाती हूँ। सिमरन कुछ बोल पाती कि उससे पहले ही शांति फोन पर बात करती हुई उनके सामने आती है और उन्हें सुनाते हुए कहती है, अरे बहन, पता नहीं कैसे कैसे लोग होते हैं, खाली हाथ बेटी के घर आ जाते हैं और पेट भर के खाकर चले जाते हैं। मैं तो जब भी अपनी बेटी के घर जाती हूँ सोने का कुछ बनवा कर लेकर जाती हूँ और उसके घर से एक गिलास पानी तक नहीं पीती। शांति को फोन पर ऐसी बातें करता देख सिमरन और निशा दोनों समझ जाती हैं कि शांति उन्हें ही ताने दे रही है। और ये देख सिमरन अपनी नंद से बोलती है, तुम्हारी सास हर समय ऐसे ही तुम्हें सुनाती है क्या? तुम कभी अपने पति से क्यों नहीं कहती कुछ? भाभी, इस घर में एक मेरा पति ही तो मेरा साथ देता है। अगर मैं भी उनसे शिकायत करने लगी तो घर में कहीं अनबन ना हो जाए, और मैं नहीं चाहती कि घर में अनबन हो। और माँ जी की बात तो थोड़ा समय लगेगा तो सब ठीक हो जाएगा। मेरी नंद कितनी समझदार है, ठीक कहा उसने। मैंने भी तो लव मैरिज करी थी और अपने प्यार से शादी करने के लिए अपने घर वालों से रिश्ता नाता तोड़ दिया, और वही हाल मेरी नंद का है। तभी तो उसकी प्रेगनेंसी में मैं सिर्फ उससे मिलने आई थी। जैसे मेरी सास ने मुझे अपना लिया, वैसे ही निशा की सास की भी नाराजगी खत्म हो जाएगी। इस तरह सिमरन अपनी नंद से मिलकर अपने ससुराल जाती है, जहां वो अपनी गरीबी देख और अपनी नंद से मिलकर उसे अपने कुछ पुराने दिन याद आते हैं। पता नहीं उस गरीब लड़के ने तुझ पर ऐसा कौन सा जादू कर दिया जो तू राजपाट छोड़कर उस गरीब के घर बसना चाहती है। अगर जाना चाहती है तो जा, पर भूल जाना तेरे माँ बाप भी है। माँ, आपको मुझसे रिश्ता तोड़ना है ना तो तोड़ लो, पर देख लेना जब मैं अपने ससुराल में खुशहाल जिंदगी जी रही होंगी ना, तब आप ही आओगी मुझसे मिलने के लिए और मुझे खुशी खुशी अपनाओगी भी, ये मेरा विश्वास है। इतना बोलकर सिमरन सारा सामान लेकर अपने घर से निकल जाती है और शादी करके अपने गरीब ससुराल जाती है। सिमरन ये सब कुछ सोच रही होती है कि तभी एक औरत उनके पास आती है। बहू, पिछले आधे घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। शाम को पार्टी में जाना है मुझे। मेरी बेटी का लहंगा बनाया कि नहीं? बन गया आंटी जी, बस अभी लेकर आती हूँ, और अगर मैं ना रहूँ कभी तो माँ जी से बोल दिया कीजिए। अरे बहू, पूरे दिन में कम से कम 10 ग्राहक आते कपड़े लेने के लिए, और तूने अपने छोटे से कमरे को टेलर रूम बना रखा है। अब कौन सा कपड़ा किसका है मुझे क्या पता। कोई बात नहीं, अब मैं आ गई हूँ ना, मैं अभी आपको आपका कपड़ा देती हूँ। सिमरन को सिलाई का शौक था और इसी शौक को वो अपने ससुराल में आकर पैसे कमाने के लिए इस्तेमाल करती है, ताकि अपने गरीब ससुराल वालों की थोड़ी मदद कर सके। तो वहीं जब से निशा ने अपने परिवार के खिलाफ जाकर शादी करी थी, सिमरन के ससुराल वाले अपनी बेटी से खफा थे। समय यूं ही बीतता है और एक दिन, बहू, तेरी नंद और उसकी सास को यहाँ किसने बुलाया? कहीं तूने तो नहीं बोला था यहाँ आने के लिए? तू उस दिन अपनी नंद से मिलने के लिए गई थी। नहीं माँ जी, मैंने नहीं बोला। जरूर उन्हें कुछ काम होगा इसीलिए आई हैं, और वैसे भी अब आपकी बेटी गर्भवती है। अब तो नाराजगी छोड़ दीजिए, घर में मेहमान आए हैं, अच्छे से बात कीजिएगा। हमेशा तो बहू मुझे ही अपने बच्चों के सामने झुकना ही पड़ा है। पहले बड़े बेटे ने मेरी मर्जी के खिलाफ जाकर तुझसे शादी की, और उसके बाद मेरी बेटी ने भी वही काम किया। मेरे दोनों बच्चों की वजह से मुझे हमेशा सर झुकाकर जिंदगी का सामना ही करना पड़ा है। आशा अपनी बहू को सुनाकर मुंह बनाकर बाहर जाती है। आ गई समधन जी आप तो बड़ी चालाक निकली। माना कि बच्चों ने लव मैरिज करी है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि आप अपनी बेटी को खाली हाथ विदा करें। मेरी बेटी ने भी लव मैरिज करी थी, पर हमने उसको पूरे 7 तोला सोना दिया था। बहन, आप तो हमारी हालात से वाकिफ हैं। उस समय हालात ही कुछ ऐसे थे कि कुछ दे ही नहीं पाए। वो सब तो ठीक है बहन, पर मेरी बहू अब गर्भवती है। 2 महीने बाद मैं घर में गोद भराई की रस्म रख रही हूँ, तो आप सभी को आना है शादी में। हालत खराब थे, पर अब तो हालात सुधर गए होंगे। बहू भी सिलाई का काम जो करती है, और आप नहीं जानती, जब मेरी बेटी की गोद भराई थी तब तो मैं 2 तोला सोना ले गई थी, और अपनी बेटी के घर में जब भी जाती हूँ तो कभी सोने की अंगूठी, तो पायल, तो झुमके, कुछ न कुछ लेकर ही जाती हूँ। औरों के माँ बाप की तरह नहीं जो खाली हाथ पहुँच जाऊं। इस तरह शांति निशा के साथ इनविटेशन देने के बहाने निशा के गरीब परिवार को खरी खोटी सुनाकर अपने घर आ जाती है और सोने के सामान की बात उनके कानों में डाल देती है। पर शांति की ऐसी बातें सुनकर सिमरन को बहुत बुरा लगता है और वो सिलाई करते हुए खुद से कहती है, कितनी लालची है मेरी नंद की सास।
ऐसे तो वो हमारे साथ साथ मेरी नंद का भी जीना हराम कर देगी। अगर इस बार हम लोग गोद भराई में कुछ सोने का नहीं लेकर गए तो कहीं सभी मेहमानों के सामने हमारी इज्जत की ध्वजियां न उड़ जाएं। सिमरन गहरी सोच में सिलाई कर रही होती है, जिस वजह से उसका हाथ मशीन में आ जाता है और उसके हाथों से खून निकलने लगता है। तभी वहां दिवाकर आकर खराब कपड़ा लेकर सिमरन के हाथों में पट्टी कर देता है। सिमरन, तुम्हारा ध्यान किधर है? देखो कितना खून निकल रहा है हाथ से। माफ करना दिवाकर, मैं इतना ज्यादा सोच रही थी कि मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरी उंगली मशीन में आ गई। इस तरह सिमरन सारी बात दिवाकर को बताती है और सारी बात सुनने के बाद दिवाकर सिर पर हाथ रखकर बैठ जाता है। हम गरीब कहां से इतना सोना लेकर जाएंगे गोद भराई की रस्म में? हम गोद भराई की रस्म में अगर एक सोने का झुमका भी ले जाएं तो वो भी बहुत बड़ी बात होगी हमारे लिए। ऐसा मत कहो दिवाकर, हम गोद भराई की रस्म में भी जाएंगे और इज्जत से जाएंगे और मैं अपनी नंद को 10 तरह का सोना भी दूंगी और उस दिन अपनी नंद की सास की बोलती बंद करूंगी। ये मेरा खुद से वादा है। पर तुम करोगी क्या? दिवाकर, तुम तो जानते हो शादी से पहले मैं पैसे जोड़ा करती थी। मैंने आज तक वो पैसे संभाल के रखे हैं और मैं सिलाई भी करती हूँ। कुछ पैसे तुम्हारे पास भी सेव हैं और माँ जी भी कह रही थी कि इस बार वो अंगूठी बनवा कर ही निशा से मिलने जाएंगी। और तुम्हें याद है, शादी से पहले मैं एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट से मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स सीख रही थी। मैंने सोचा था कि शादी के बाद मैं ब्राइडल सजाऊंगी और अभी तो बहुत शादियां होंगी। मैं सोच रही हूँ कि मैं मेकअप का भी काम शुरू कर दूं। दिन में सिलाई और रात में मेकअप का काम करूंगी। देखना, इन 1.5 महीने में मैं अच्छे पैसे कमा लूंगी। सिमरन की बातें सुनकर दिवाकर की परेशानी थोड़ी कम होती है और अब सिमरन पूरे दिन सिलाई का काम करती है और आसपास के ग्राहकों से और लोगों से बात करके मेहंदी और शादियों में ब्राइडल को सजाने के लिए जाती है। दीदी, आने में आपने बहुत टाइम लगा दिया। अब मेरे पास सिर्फ 1 घंटा है, बारात बस आने ही वाली है। अगर मैं समय से तैयार नहीं हुई तो? तुम फिक्र मत करो, मैं कोई ऐसी वैसी मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूँ, बहुत अच्छा मेकअप करना जानती हूँ। 1 घंटा मेरे लिए काफी रहेगा। इतना बोलकर सिमरन बड़ी ही सफाई के साथ उस लड़की का मेकअप करती है और उसे प्रॉपर ब्राइडल लुक देती है। जब लड़की खुद को शीशे में देखती है तो सिमरन की काफी तारीफ करती है। दीदी, आपने तो सच में बहुत अच्छा सजाया है। मैंने उम्मीद नहीं की थी आपने जितनी मुझसे फीस ली उससे ज्यादा अच्छा काम किया है। 2 दिन बाद मेरी दोस्त की भी शादी है, आप ही उसे तैयार करना। इस तरह एक के बाद एक सिमरन के पास काम आने लगता है। अब कभी शादी में जाकर वो मेहंदी लगाकर पैसे कमाती, तो कभी लोगों का मेकअप करके सजाकर, तो वहीं दूसरे दिन घर में रहकर सिलाई करती और दिन रात पैसे जोड़ती है। और इस तरह से काम करके वो खुद से 2 लाख रुपए जोड़ लेती है। बाकी पति और सास ने भी थोड़ी मदद की थी। देखते ही देखते गोद भराई का दिन आ जाता है और उस दिन जब निशा के घर में सजावट का काम चल रहा था तो निशा हाथों में मेहंदी लगवा रही होती है। तभी वहां एक वेटर हाथ में सोने के जेवर का थाल लिए आता है और टेबल पर रख देता है। मैडम, ये आपका सोने का नेकलेस। मेरा नेकलेस? पर मैंने तो कुछ नहीं बनवाया। ये तो बड़ा ही सुंदर सोने का हार है बहू। तेरे यार दोस्त तो अमीर निकले, तू गोद भराई में यही पहनना। सोने का हार देखकर आशा की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। अब वो खुशी के साथ घर की डेकोरेशन में हाथ बंटवाती है। अब जैसे जैसे मेहमान आने लगते हैं तभी वहां 3-4 वेटर हाथ में थाल में सोने का सामान लाते हैं और टेबल पर रख जाते हैं। एक के थाल में सोने के कड़े थे, एक में सोने के बड़े बड़े ईयरिंग और एक में थी सोने की नथ और मांग टीका। वो सब लेकर आते हैं। अरे भैया, आखिर तुम सब हो कौन जो सोने की चीज मेरे घर में एक एक करके लेकर आ रहे हो? बहू कुछ बताएगी तो मुझे? माँ जी, मैं भी नहीं जानती। मैडम, हमारा काम सिर्फ यहाँ डिलीवरी करना है, हम वही कर रहे हैं, ये आपको लेना ही पड़ेगा। और ये आशा बहन, तुम्हारे घर में आज तुम्हारी बहू की गोद भराई और सोने का सामान खुद चल कर आ रहा है, क्या बात है? सोने का सामान देखकर अब आशा भी घबराने लगती है। कुछ देर बाद गोद भराई की रस्म शुरू होती है और तभी वहां सिमरन, शांति और दिवाकर के साथ 5 और वेटर के साथ आती हैं, जिनके हाथ में थाल थी जिसमें एक में सोने के कप थे, एक में सोने की पायल और अंगूठी थी, बाकी में कुछ सोने के सिक्के और सोने के बर्तन थे। और वो लोग उसी टेबल पर सब सामान रखकर चले जाते हैं। वहीं फिर गोद भराई की रस्म करते हुए सिमरन अपनी सास के साथ अपनी नंद को सोने की अंगूठी और पायल देती है। भाभी, इतना सारा सोना इन सब की जरूरत नहीं थी। भाभी, इसका मतलब एक एक करके जो 10 आदमी हमें ये सोने की चीजें देकर गए वो सब आपने भिजवाए थे, पर क्यों? अपनी बीवी से पूछो कैसे तुम्हारी माँ मेरी नंद को और हमें सोने के लिए हर समय ताने देती थी। शांति बहन,
तुम इतनी अच्छी बहू और उसके परिवार को सोने के लिए ताना दिया करती थी, तुम ऐसी निकलोगी हमने तो कभी सोचा नहीं था। तुम कितनी लालची हो, खुद की बेटी को आज तक कुछ दिया नहीं और बहू से इतना डिमांड। माँ, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। भाभी, हमें इनमें से कुछ नहीं चाहिए, आप इन्हें वापस लेकर चले जाओ। अपने बेटे और पड़ोसियों की बातें सुनकर शांति को काफी शर्मिंदगी महसूस होती है और उसकी गर्दन शर्म से झुक जाती है। और वहीं आशा और दिवाकर अर्पित से कहते हैं, कोई बात नहीं बेटा, ये सब हमने तुम्हारे लिए इंतजाम किया है और वैसे भी हर माँ बाप का फर्ज बनता है शादी में अपनी बेटी को कुछ देने का। इसे तुम हमारी तरफ से गिफ्ट समझ कर रखो। आशा के काफी कहने पर अर्पित और निशा गिफ्ट के तौर पर वो सारा सोना रख लेते हैं।